स्टार्ट है लेक्चर का कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये पढ़ते आए हैं कि हम कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी हमारे पास एक कार्ट है जो कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, एक वन डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स। उसके ऊपर एक स्पेसिफाइड एक फोर्स लगी हुई है और वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अब उस जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मैस m है, तो फोर्स उसको F लगी हुई है और वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। जैसे कि हमारे पास इस फिगर के अंदर, आपको यहाँ पे फिगर के अंदर शो है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एफ एक्स ऑफ टी, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो पोजीशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, एक्स ऑफ टी उसकी पोजीशन है। बेसिकली हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम ये कर रहे होते थे कि हमारे पास एक कार्ट है, वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है, तो हम उसकी पोजीशन को फाइंड करते थे, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे होते थे। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम काम ही ये करते हैं कि पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, किसी भी टाइम के ऊपर उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम ये डिटरमाइन करते थे। अ प्रोग्राम ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी एक्स ऑफ टी। बेसिकली हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक्स ऑफ टी फाइंड कर रहे होते थे, ठीक है। जब हमें एक्स ऑफ टी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड हो जाती थी, हम फिर उसके जरिए हम उसकी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब हमें एक्स ऑफ टी की वैल्यू मिलती थी तो हम उसकी वेलोसिटी को फाइंड कर लेते थे। जब हमें वेलोसिटी मिल जाती थी फिर हम उसकी एक्सेलरेशन को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके जरिए जब हमें वेलोसिटी मिल जाती है, वेलोसिटी से हम जो है उसका मोमेंटम फाइंड कर लेते थे, देन हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते थे। मतलब ये कि जब हम उसकी पोजीशन को फाइंड कर लेते थे तो हम डिफरेंट पैरामीटर, उसके जरिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स को भी स्टडी कर लेते थे, उनको भी हम फाइंड कर लेते थे। अब एक कॉमन इक्वेशन जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमने बार बार उस इक्वेशन को रिपीट किया, उस इक्वेशन के जरिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने सॉल्व किया। वो एक बेसिक इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या इक्वेशन है, न्यूटन साइकिल लॉ की इक्वेशन, बेसिकली सिंपल एफ इज इक्वल एम है और एफ इज इक्वल टू एम ए के जरिए ही हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम डिटरमाइन कर रहे होते थे, पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे थे। हाउ डू वी गो अबाउट डिटरमाइन एक्स ऑफ टी, हम एक्स ऑफ टी को कैसे डिटरमाइन करते थे। फॉर दिस वे वी अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, हम न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करते थे, उसके जरिए हम उसकी क्या करते थे, पोजीशन को फाइंड करते थे। अब द फोर्स अगर हमारे पास जो होती है फोर्स, अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो जाए, बेसिकली ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है ये सिर्फ मतलब कि ये सिर्फ एक ही काइंड की एक फोर्स होती है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और फॉर्चुनेटली ये सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर पाई जाती है। कंजर्वेटिव फोर्स है कैसे, ये सिर्फ एक ओनली वन फोर्स है जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल को पाई जाती है। कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एज द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। हम इसको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के तौर पे हम जो है इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एफ इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। अब हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ किसके इक्वल था, एफ इज इक्वल टू एम ए। ए हमारे पास बेसिकली क्या है, ए हमारे पास क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जो हम जो क्या कहते हैं उसको पोजीशन के इस तरह लिखते थे पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी, ठीक है, जो कि हम वेलोसिटी की लिखते थे पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल टी स्क्वायर आ जाएगा। तो वहां से हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए से हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, और हमारे पास एफ की जगह पे हमने उसकी फोर्स जो हमने दी पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स लिख दी। दिस टुगेदर विद अप्रोप्रिएट कंडीशन। अब इसके अंदर हम उसकी पोजीशन और उसकी पार्टिकल के पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर जब हम उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे पार्टिकल की, तो हमारे पास हमें एक्स ऑफ टी मिल जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सेम प्रॉब्लम है, पार्टिकल मूव कर रहा है, कॉर्ड मूव कर रही है वन डायरेक्शन के अंदर। अब हम उस जो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है उसको थोड़ा डिफरेंट वे से उसको देखती है और डिफरेंट वे से उसको अप्रोच करती है। वो किस तरह अप्रोच करती है, क्वांटम मैकेनिक्स लुक्स एट द पार्टिकल वेव फंक्शन। अब इस क्वांटम मैकेनिक्स जो है पार्टिकल को वेव फंक्शन के तौर पर देखती है, जिसके अंदर हम जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं साई। जो हमारे पास सिंबल है ये साई का सिंबल है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम जो हमारे पास जो प्रॉब्लम हमारे पास थी, हम उसके अंदर पोजीशन को फाइंड कर रहे होते थे और उस पोजीशन को हम फाइंड करते थे, किसको यूज करके फाइंड करते थे, एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हुए हम उसकी पोजीशन को फाइंड करते थे। लेकिन अब इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने यहाँ पे एक पार्टिकल वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम साई कहते हैं, और इस वेव फंक्शन को हम डिटरमाइन करेंगे यूजिंग बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। और वो हमारे पास इक्वेशन क्या है, साई इज ऑब्टेन, साई को हम ऑब्टेन करेंगे बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, आयोटा एच कट है,
ठीक है, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स टी है, माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस v पोटेंशियल है और साई है। आयोटा में पता है कि अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, ये एच कट इज इक्वल टू होता है h ओवर 2 पाई और इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। ठीक है, अब गिवन द इनिशियल कंडीशन, जो हमारे पास गिवन इनिशियल कंडीशन के ऊपर जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 होगा साई एक्स ऑफ टी, तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो डिटरमाइन कर लेगी साई जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यूज को डिटरमाइन कर लेंगी फॉर ऑल द फ्यूचर टाइम। इनिशियल कंडीशन के ऊपर जो हमारे पास गिवन इनिशियल कंडीशन है, जब मतलब कि हमारे पास t इज इक्वल टू 0 होगा, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो वेव फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज होंगी फॉर ऑल द फ्यूचर ऑफ टाइम वो फाइंड कर लेंगी, जैसा कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर करते थे, जो न्यूटन लॉ के जरिए हम पोजीशन को फाइंड कर लेते थे फॉर ऑल द फ्यूचर टाइम। सेम उसी तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इनिशियल कंडीशन के ऊपर जो वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो वेव फंक्शन की वैल्यूज फॉर ऑल द फ्यूचर ऑफ टाइम डिटरमाइन कर लेती है। अब इसकी स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है वेव फंक्शन की स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है, मतलब कि अब हमारे पास एक पार्टिकल है, वो एक पार्टिकल लोकलाइज्ड है, किसी जगह पे किसी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल पड़ा हुआ है। ठीक है, हमें अब फिलहाल नहीं पता वो पार्टिकल कहाँ पड़ा हुआ, लेकिन वो एक पार्टिकल वहाँ किसी भी जगह पे पड़ा है, पार्टिकल लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड का मतलब किसी जगह पे मौजूद है, वेयर अ वेव फंक्शन इज स्प्रेड आउट इन स्पेस, और हमारे पास जो वेव फंक्शन साई है वो स्पेस के अंदर स्प्रेड आउट है। तो हाउ वुड अ वेव फंक्शन प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टिकल, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन साई है वो उस पार्टिकल की, जो पार्टिकल लोकलाइज्ड है उसकी डिस्क्रिप्शन हमें किस तरह प्रोवाइड करेगा कि वो पार्टिकल कहाँ पे मौजूद है, वो किस हालत में है, वो कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी कि एक पार्टिकल है जो कि लोकलाइज्ड है, वेयर अ वेव फंक्शन इज स्प्रेड आउट, और वेव फंक्शन स्पेस के अंदर स्प्रेड आउट है, तो हमें जो वेव फंक्शन है वो उस पार्टिकल की डिस्क्रिप्शन किस तरह प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर जो है वो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन से लाई करता है, जो कि हमारे पास एक वेव फंक्शन साई एक्स ऑफ टी मैग्नीट्यूड का स्केयर है, इसके जरिए जो है हम उस पार्टिकल की पोजीशन को, उस पार्टिकल की डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए। बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस होते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान किसी भी चीज का मौजूद होने के चांसेस जो होती हैं वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ये जो इक्वेशन है ये हमें गिव्स करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पॉइंट एक्स। हम इस इक्वेशन के जरिए हम पार्टिकल की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो पार्टिकल कहाँ पे है एट टाइम टी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, दो पॉइंट्स के दरमियान अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ए से बी के दरमियान जो पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल कहाँ पे मौजूद है टाइम टी के अंदर, वो ये होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, सी कैपिटल है, यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स लिए, ए और बी पॉइंट्स लिए, एरिया अंडर द ग्राफ। बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, एरिया अंडर द ग्राफ होती है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने पॉइंट्स ए और बी हमने यहाँ पे क्यों लिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी हमने यहाँ पे क्यों लिए, हम ए की इस तरफ भी तो ले सकते थे, लेकिन ए की इस तरफ क्यों नहीं लिए। पहले तो ये देखेंगे द प्रोबेबिलिटी इज द एरिया अंडर द ग्राफ। प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास जो कि हमने इस वेव जो ये हमें वेव गिवन है, ये हम कहते हैं कि साई मैग्नीट्यूड का स्केयर है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द वेव फंक्शन शोन इन फिगर, ये जो वेव फंक्शन हमें गिवन है, सिंस साइज स्केयर, ये साइज स्केयर है, ये लार्ज अराउंड द वेसिनिटी ऑफ द पॉइंट ए। अगर हम देखें कि जो ये वेव है, वेव अगर इस पॉइंट के ऊपर देखें तो ये लार्ज है एट द वेसिनिटी ऑफ ए। अगर ए की वेसिनिटी देखें, मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो ए जो हमारे पास क्या है, लार्ज है। ठीक है, लार्ज अराउंड द वेसिनिटी ऑफ द पॉइंट ए एंड रिलेटिवली स्मॉल अराउंड द बी, और बी के ऊपर जो है वो रिलेटिव स्मॉल है। अगर बी के देखें तो वो ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल ही मिनिमम है। इसलिए हमने सो इट इज मोर लाइकली टू फाइंड द पार्टिकल नियर ए। तो ये कह रहा है कि ये और बेहतर होगा कि हम पार्टिकल को ए की तरफ जो है डिटरमाइन देखने की कोशिश करें, ना कि हम बी की तरफ जाके देखें। ठीक है, इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि हमने एरिया अंडर द ग्राफ हमने इस तरफ ही क्यों लिया, हमने बी के करीब क्यों नहीं लिया। तो इसकी जो रीज़न ये है कि जो हमारे पास जो वेसिनिटी है पॉइंट ए के ऊपर वो लार्ज है एज कम्पेयर टू द बी। इसलिए हम जो है हमने ये कोशिश की कि हम जो है ए पार्टिकल को फाइंड करने की कोशिश करें ए की तरफ रादर देन बी। ठीक है, तो हमारे पास जो साई एक्स, अब इसके अंदर इसलिए हमने जो है कोशिश की कि हम पॉइंट को ए के करीब फाइंड करने की कोशिश करें रादर देन बी। तो हमारे पास जो साई एक्स ऑफ टी जो है एक जनरल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाउएवर जो हमने ये प्रोबेबिलिटी पढ़ी है साई एक्स ऑफ टी मैग्नीट्यूड का स्केयर जो है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, साई एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई साई एक्स ऑफ टी, ये हमारे पास एक रियल है और एक पॉजिटिव है, रियल और पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब
जो हमने जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी है, इसके अंदर एक इनहेरेंट इनडिटर्मिनेंसी आती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब इनहेरेंट इनडिटर्मिनेंसी मतलब ये कि हम जो है वेव फंक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ लिया कि वेव फंक्शन क्या है और वेव फंक्शन हमें किस तरह डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है किसी भी पार्टिकल की, और हम इक्वेशन के जरिए हम उस पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, मतलब कि हम एक स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। लेकिन हम जो है ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा जो पार्टिकल जो पोजीशन है, जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये इनहेरेंट इनडिटर्मिनेंसी का मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब कि हम जस्ट प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ पे मौजूद हो सकता है। उस पार्टिकल की डिस्क्रिप्शन को हम इस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसकी जो एग्जैक्ट जो इक्वेशन है, जो उसकी पोजीशन है, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो देयर इज एन इनहेरेंट इनडिटर्मिनेंसी इन द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होती है? स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन होती है। इवन वी नो एवरीथिंग अबाउट द फंक्शन, हम फंक्शन के बारे में सब कुछ जान चुके होते हैं, एंड द इक्वेशन गवर्निंग इट, और इक्वेशन भी उसको बता रही होती है वेव फंक्शन के बारे में। वी स्टिल कैन नॉट प्रिडिक्ट द सर्टेनली आउटकम ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू मेजर द पोजीशन। तो वो कह रहा है कि हम जो है एक सर्टेनली हम एक एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी हम जो है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते। क्वांटम मैकेनिक्स ओनली रेफर्स स्टैटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट। क्वांटम मैकेनिक्स क्या करती है? सिर्फ हमें पॉसिबल रिजल्ट्स बता रही होती है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स रेफर करती है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जो हमें सिर्फ पॉसिबल रिजल्ट के बारे में बता रही होती है, जो कि पॉसिबल रिजल्ट्स हों, ठीक है। पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसके अंदर वही पॉसिबिलिटी का जिक्र आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, वो कह रहा है सपोज आई डू मेजर द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। वो कह रहा है कि मैंने एक पोजीशन है, एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, एंड आई फाइंड इट, और कह रहा है मैंने उसकी पोजीशन को फाइंड कर लिया पॉइंट सी के ऊपर। वो एक पॉइंट सी के ऊपर लाई कर रहा है, जैसे कि हमने ग्राफ पढ़ा था, ये ग्राफ है। वो कह रहा है कि मैं एक पॉइंट की पोजीशन को, एक पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड करना चाह रहा हूँ, और मैंने वो फाइंड कर लिया कि वो पॉइंट सी के ऊपर है, ठीक है, ये उसने फाइंड कर ली है। अब क्वेश्चन ये है कि वेयर वाज अ पार्टिकल जस्ट बिफोर आई मेड द मेजरमेंट, कि जब मैंने मेजरमेंट की नहीं थी तब पार्टिकल कहाँ पे मौजूद था। अब तो मैं मेजरमेंट कर चुका हूं ना कि पॉइंट सी के ऊपर मौजूद है पार्टिकल, लेकिन जब मैंने मेजरमेंट की ही नहीं थी तब वो पार्टिकल कहाँ पे मौजूद था। तो इसके 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। देयर आर 3 पॉसिबल आंसर टू दिस इक्वेशन। फर्स्ट आंसर ये होगा कि द रियलिस्ट पोजीशन मतलब कि जो मैंने मेजरमेंट की है कि वो पार्टिकल सी के ऊपर है, तो वो पहले भी पार्टिकल सी के ऊपर ही मौजूद होगा, ठीक है। बिकॉज मैंने जो अपनी जो क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन की है, जो मेजरमेंट की है, वो उस मेजरमेंट के बाद मुझे पता चला कि पॉइंट सी के ऊपर है, इसका मतलब वो पहले ही पॉइंट सी के ऊपर था। या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या सेकंड पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि वो ऑर्थोडॉक्स पोजीशन के ऊपर था, मतलब कि द पार्टिकल वाजंट इट रियली एनीवेयर, कि वो पार्टिकल हो सकता है वो पार्टिकल कहीं पे भी ना हो, जहां पे मैं मेजरमेंट कर रहा हूं हो सकता है वो पार्टिकल हो ही ना वहां पे। और थर्ड आंसर ये हो सकता है कि एग्नोस्टिक पोजीशन हो सकती है, रिफ्यूज टू द आंसर, मतलब कि आंसर देने से ही जवाब दे दूं कि पता ही नहीं है कि वो पार्टिकल कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये 3 उसकी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं कि जब मैंने मेजरमेंट की नहीं थी तो पार्टिकल तब कहाँ पे मौजूद था। जैसा कि जब उस एग्जांपल के बारे में बता रहा है कि ये पार्टिकल जो है एक पॉइंट सी के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो बाकी देखें ये वेव जो है इस तरह आके इसकी जो सी की वेसिनिटी के ऊपर जो है, सी की जो वेसिनिटी है वो लार्ज हो जाती है, आगे से दोबारा से जो है वो नीचे से स्मॉल हो गई, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करने लग जाती है। तो ये इसका मतलब है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो एक सी पॉइंट के ऊपर है, सी पॉइंट के ऊपर हमारे पास उसकी पोजीशन जो है सी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो मेजरमेंट है, ये हमारी जो हम मेजरमेंट करते हैं ये कोलैप्स करती है द वेव फंक्शन टू अज्यूम अ पार्टिकल। वो कह रहे हैं अगर हम वेव फंक्शन को एक पार्टिकुलर नंबर अज्यूम करते हैं, मतलब कि अगर हम कोई हमारा जो वेव फंक्शन है हम उसको अज्यूम करते हैं, कोई एक पार्टिकुलर नंबर अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेजरमेंट ऑफ अ पोजीशन रिजल्ट इन अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोजीशन, कि हम जो किसी भी पोजीशन पोजीशन की जो मेजरमेंट करते हैं रिजल्ट्स इन अ पार्टिकुलर वैल्यू, मतलब कि हमारे पास एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू मिलती है किसी पोजीशन की, ठीक है, किसी भी पोजीशन की एक पार्टिकुलर वैल्यू मिलती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मेजरमेंट है, ये जो हम मेजरमेंट करते हैं कि हमारा पास पार्टिकल है सी के ऊपर है, ये कोलैप्स करती रहती है, मतलब कि अगर हम वेव फंक्शन को अज्यूम करते हैं एक पार्टिकुलर नंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं पोजीशन की, हम उसका जो रिजल्ट है हम उसको कहते हैं कि वो क्या एक पार्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, उस पोजीशन के ऊपर उसकी क्या एक पार्टिकुलर वैल्यू है। राइट आफ्टर द मेजरमेंट, जब हम मेजरमेंट कर लेते हैं, रिपीटेड मेजरमेंट, जब हम उस मेजरमेंट को रिपीट करते हैं उसी पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, तो हमें कॉन्स्टेंटली वही सेम नंबर मिलता रहता है,
इसलिए हमने ऊपर स्टार्ट में कहा कि मेजरमेंट एक्ट कोलैप्सिस, हमारी जो मेजरमेंट है वो कोलैप्स करती रहती है। तो ये था लेक्चर नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वेशन।